हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन विद पिंटू भैया। पुनः आप लोगों को 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव के लिए जो 1 फरवरी से आप लोगों को बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम पार्ट 2 लेकर के आए जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस 25 क्वेश्चन से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और हम चाहेंगे प्रत्येक बच्चे से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड में देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं इससे लाभ हो। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, अवकल समीकरण e के पावर -y dx प्लस e के पावर -x dy बराबर 0 का हल कितना होगा। यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि सलूशन क्या होगा। तो e टू द पावर -y dx है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -e के पावर -x dy। x वाले टर्म्स को x की तरफ और y वाले टर्म्स को y की तरफ, तो क्या हो जाएगा e के पावर x dx बराबर -e के पावर y dy। इस दोनों का इंटीग्रल निकाल दोगे तो e के पावर x का इंटीग्रल क्या होगा e के पावर x और e के पावर y का क्या हो जाएगा e के पावर y और प्लस कांस्टेंट के रूप में हम लिख दिए k, अर्थात e के पावर x और ये माइनस इधर है तो e के पावर y बराबर कितना हो गया k, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर दिया हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बटा dx प्लस y tan x बराबर sin x का IF माने अवकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कि आप लोग ये जो दिया हुआ अवकल समीकरण है रैखिक अवकल समीकरण है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है dy बटा dx प्लस इंटू y इक्वल q। तो इस फॉर्म में अगर कोई अवकल समीकरण दिया गया हो तो इसका IF का फार्मूला क्या होता है e के पावर p का इंटीग्रल। और आपका p कितना दिया हुआ है tan x, तो e के पावर tan x का इंटीग्रल, तो e के पावर क्या हो जाएगा log sec x, चूँकि tan x का इंटीग्रल क्या होता है log sec x होता है। और e के पावर log x इक्वल होता है x, तो उस आधार पर उस फार्मूला के बेस पर ये क्या हो जाएगा sec x। आपका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, ये आपका वेक्टर का एक क्वेश्चन है जो 2i प्लस 3k क्रॉस 5i। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि i क्रॉस j क्रॉस k और k क्रॉस i, इसको याद करने के लिए आपको बोले थे कि एक साइक्लिक रूल्स को ध्यान रखना है। i j और k, और i को j के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा k, और j को k के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट i, और k को i के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट होगा j। ये क्लॉकवाइज। और यही सेम चीज़ अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर j क्रॉस i तो माइनस k होगा, i क्रॉस k तो माइनस j होगा। तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा i क्रॉस j मीन्स k, और j क्रॉस k मीन्स i, और k क्रॉस i मीन्स क्या हो जाएगा आपका j। इसी आधार पर जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्रॉस में सेम को करेंगे तो कितना हो गया 0, तो यानी कि ये हो गया 0। फिर आप इसके साथ अगर क्रॉस करते हैं तो प्लस 15 यानी 15, और k क्रॉस i मीन्स j।
आपका हो गया जे, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 15 जे, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी 15 जे। अगला क्वेश्चन, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आपको वेक्टर दिया हुआ है और इसका मॉड निकाला √x² प्लस y² प्लस z², तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका √9 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला, आपको एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और इसका अभिलंब अर्थात नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, यानी दिक् अनुपात पूछ रहा है। तो आपका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0, जिसमें a b c ऑलरेडी क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो होती है। तो देखिए, तो 1 और ये क्या हो गया -1, तो 1 1 -1 अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको और इसका भी पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दूं, वेक्टर टॉपिक के अंतर्गत यानी कार्तीय रूप, कार्टिजन रूप में आपका फार्मूला होता है x - x1 अपॉन a इक्वल y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, जहाँ a b c जो होता है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है और ये x1 y1 और z1 जो होती है उस लाइन का पासिंग थ्रू होती है, पासिंग पॉइंट होती है, जहाँ से वो लाइन पास करती है। तो हमको क्या पूछा है, डायरेक्शन रेशियो माने दिक् अनुपात, यानी a हो गया 11, b हो गया 3 और c हो गया 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डायरेक्ट सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। फिर दिया हुआ, देखिए एक सरल रेखा दी हुई है, मैंने स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि ये लाइन जो है किस बिंदु से गुजरती है, माने पास करती है। तो आपको तो अभी बताया ना कि x - x1 बटा a बराबर y - y1 बटा b बराबर z - z1 बटा c, जहाँ x1 y1 z1 जो होती है वही क्या होती है, गुजरने वाली, उसी पॉइंट से लाइन गुजरती है। तो आपका यहाँ देखिए x1 हो गया ये 27, x2 हो y1 हो गया आपका 25 और z1 जो हो गया 70, यानी हम लोगों का पॉइंट क्या हो जाएगा 27, 25 और 70, और आपका ऑप्शन इसके आधार पर क्या हो जाएगा सी, यानी 27, 25, 70। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ये दो वेक्टर्स आपको दिया हुआ है और इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और जब भी आपको ऑप्शन में 0 दे ना, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि क्या दिया हुआ जो सदिश है वह कहीं एक दूसरे के समानांतर तो नहीं है। अगर समानांतर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या होता है, 0 वेक्टर होती है। और यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। तो आप देखें तो a1 1 बटा 2 इक्वल 5/10 इक्वल -9/18। तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और 1/2, अर्थात ये दोनों वेक्टर जो दिया हुआ है एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। और समानांतर है तो जाहिर सी बात है कि इसका रिजल्ट क्या हो गया। अगर ये समानांतर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, I J K, और इसको क्या करते हैं 1 5 -9 2 10 -18 को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो अगला क्वेश्चन, आपका एक फंक्शन दिया हुआ है 100x 100x, जिसको
सेकेंड ऑर्डर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव्स फाइंड करना, अवकलज ज्ञात करना है। तो आप बताइए कि 100x का अगर एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 होगा, और पुनः 100 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट आप लोग डिटर्मिनेंट का तो रूल जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ऑपरेशन लागू करके देखिए कि ऑपरेशन ये 7 है और यहाँ देखिए ना, इसको ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो हम R1 पर ऑपरेशन लागू कर रहे हैं, R1 प्लस R2, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 और प्लस 4, 5 2 3 7 3 4। और आप लोगों को याद होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम्स के अवयव आपस में समान हो, बराबर हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि इसका ये और ये फर्स्ट रो और थर्ड रो का सभी एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव जो है आपस में क्या है, इक्वल है, अर्थात इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, अर्थात आपका क्या हो जाएगा 2, और इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल करना है, तो यहाँ देखिए तो ये कितने हैं, 1 × 2 का है और ये कितना है, 2 × 1 का है, तो इसका तो भाई गुणा करना संभव है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या क्या है, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना संभव है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह 1 × 1 का होगा। तो इस तरह से तो ये 2 क्वेश्चंस का ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास बचा 2 ऑप्शन, ए और बी, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी कि 3 3 जा यानी कि 3 का 9 और प्लस और ये 7 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -7, तो प्लस और माइनस माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, ये तो एक आपको मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स के बाहर से किसी अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ सभी एलिमेंट्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3 - 3 6 और 9, अर्थात 3 और -3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक वेक्टर का क्वेश्चन है जो कि डॉट प्रोडक्ट में है, और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, i.i माने 0, और सॉरी i.i मीन्स 1, और i क्रॉस i करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो i को j के साथ करोगे तो क्या होगा 0, और i को k के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट तो ये भी क्या होगा 0, फिर j के साथ करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा 1, और j को k के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 0, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और आपका ऑप्शन क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन, और ये आपके त्रिकोणमिति के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्वेश्चन है, और आप देखिए ये साइन इन्वर्स, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, लेकिन उस थीटा का वैल्यू -π/2 से बड़ा या उसके बराबर और π/2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, और ये जो एंगल जो है
4 जो है इस π/2 से क्या है, बड़ा है, इसलिए आपका ये डायरेक्ट आंसर जो होगा 1 कभी नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को पहले इस रेंज के अंतर्गत लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन π-π/5 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4π/5 हो जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, जो कि ये 0 से बड़ा, माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से क्या है, छोटा है। तो साइन इनवर्स x बराबर x होता है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा π/5, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपका इन्वर्स से ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स x, लेकिन यहाँ x जो है एक रियल नंबर है, करोगे तो इसके रेंज के बीच आएगा, अर्थात साइन इन्वर्स x बराबर क्या है, ये x, अर्थात इसका ऑप्शन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 थी ए। अगला क्वेश्चन, ये तो आपका फार्मूला है कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y। तो कॉस इन्वर्स जब प्लस होता है तो फार्मूला में क्या होती है, माइनस। तो x इंटू वाई, कॉस इन्वर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो इसका फार्मूला यही होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और साइन इन्वर्स का क्या होता है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस होगा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि यहाँ पर माइनस होगा तो फार्मूला में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 3x का आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और कॉस स्क्वायर x का, तो x के पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो 2 cos 3x, और फिर cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा, 3, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। फिर इसको हम अरेंज करेंगे तो -3 इंटू 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। इसको क्यों किए, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है साइन 2a का, और साइन 2a का फार्मूला जब लिखेंगे तो 3, और ये हो गया साइन 2 इंटू 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन 6x। और इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक तल का यानी एक समतल का आपको इक्वेशन दिया हुआ है और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो c कितना हो गया आपका, ये अगर इधर आता है तो ये कितना हो जाएगा, 0, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि मॉड होता है। तो यानी कि c की जगह कितना लिखेंगे, 12/7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/49 यानी 49, 64 प्लस 4। तो इसको ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 4 8 8 9 √7 हो गया, ये 12। तो सब में तो 107 7 7 है ही, 117 अर्थात डायरेक्ट 117। तो देखते हैं कि 12 क्या है ऑप्शन, अर्थात डी। अगला क्वेश्चन, सदिश इतना की दिशा में इकाई सदिश। तो ये तो बहुत आसान है, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश निकालेंगे, अर्थात वेक्टर i माइनस वेक्टर j, और इसी का मॉडुलस से क्या करेंगे, इसके मापांक से भागा दे देंगे, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अर्थात i माइनस
के बटा में √2, अर्थात आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि दो तल अर्थात यह छुटा हुआ है y होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, पहले प्लेन का ये क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ये दूसरा तल का क्या है, इक्वेशन है। पूछ रहा है कि लंब, तो लंब के लिए क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल कितना होता है, 0, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। और यही अगर पूछता कि समानांतर के लिए तो a1 बटा a2 प्लस b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात उस कंडीशन में आपका ऑप्शन क्या होता है, ए होता। अगला क्वेश्चन, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग जानते हैं कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो इसको करेंगे तो आई कितना हो गया 1, यानी कि 1 इंटू 2, फिर जे वाले को प्लस 1 इंटू 5, और के को क्या करेंगे 1 इंटू 10, अर्थात 10, तो कितना हो गया आपका 17, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, ये एक आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, और बहुत आसान क्वेश्चन है। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया हुआ ए बाई बी आपको पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन तो आपको दिए किया है, तो ये ए, इसका अर्थ होता है कि अगर कोई घटना बी घट चुकी है तो ए के घटने की प्रायिकता बताएं। तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का, अर्थात बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया 4/7 अपॉन बी का वैल्यू कितना दिया है 6/7, ये एक कैंसिल हो गया तो 4/6, अर्थात 2/3, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए, ये भी आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। पी ए बराबर दिया हुआ 2/7, पी बी का वैल्यू कितना दिया 4/7, और पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ 5/7, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इस पर पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए। पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/7, ए का वैल्यू 2/7, बी पी बी का वैल्यू कितना दिया है 4/7, और इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6/7 माइनस 5/7, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/7, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र घटना दिया हुआ है ए और बी, माने ए और बी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो कह रहा है कि पी ए इतना दिया हुआ है, पी बी इतना दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो यानी कि आप जानते हैं कि यदि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। उस कंडीशन में 0.7 इंटू 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42, अर्थात 0.42 आपका ऑप्शन हो गया डी। इस तरह से आपका पार्ट 2 समाप्त हुआ, और पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन हम बोल ही रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, और इसको देखना ना भूलें। और जल्दी पार्ट 3 भी आप लोगों का अपलोड करेंगे, और आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।